प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अर्थशास्त्र कक्षा 10-2 की ये पहली कक्षा है। और सबसे पहले मैं आपको जमा 2 के अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है उसके बारे में छोटी सी जानकारी संक्षिप्त रूप में आपको देना चाहता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है एनसीईआरटी का, उसके दो हिस्से हैं। देयर आर टू पार्ट्स, वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर पार्ट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसके विषय में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स in the economy such as one producer, one consumer, one firm, etc. यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का छोटे स्तर पर अध्ययन करता है, जैसे एक उपभोक्ता की समस्या, एक उत्पादक और एक फर्म आदि की समस्या। यानी वास्तविकता में ये एक फर्म का कीमत सिद्धांत है, अर्थात एक फर्म किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करती है। माइक्रो का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। यानी एक फर्म में उत्पादन का निर्धारण, उसकी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ओनली। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा अर्थशास्त्र का, वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर निर्भर है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि रेगनर फ्रिश ऐसा एक पहला अर्थशास्त्री था जिसको अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल प्राइज़ 1969 में मिला था, और जिसने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके साथ में अब आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र वास्तविकता में है क्या। एक साधारण व्यक्ति के लिए अर्थशास्त्र आय अर्जित करने का या उसे व्यय करने का विज्ञान है। यानी प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से आय अर्जित करता है और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर और अपनी नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे खर्च करता है। फॉर ऑर्डिनरी मैन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी अर्न मनी और लाइवलीहुड और हाउ वी expand it. Basically, it is the science of livelihood. यानी यह मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की कई प्रकार से परिभाषाएं दी है, अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ ने 1976 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी इस बुक का जो प्रचलित नाम है या था वह वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों का धन। एडम स्मिथ का विशेष तौर से इस बात पे अधिक बल दिया था कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। जो भी राष्ट्र की संपत्ति होती है उसका इस्तेमाल कैसे करना है और मानव कल्याण के लिए उसका प्रयोग कैसे करना है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्र के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज का अध्ययन करता है। यह एक संक्षिप्त परिभाषा थी, सीमित परिभाषा थी, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु, जैसे कि मैंने आपको बताया, धन था, यानी वेल्थ ऑफ द नेशन था। लेकिन अर्थशास्त्र में समय के साथ साथ बदलाव आता रहा और परिभाषाएं भी बदलती रही। इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन अर्थशास्त्र की दी है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी 1890 में जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उसने अर्थशास्त्र क्या है इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड
in the ordinary business of life. It examines that part of individuals and social action which is most closely related with the attainment and with the use of materials exists। यानी समाज के अंदर जितने भी संसाधन हैं उसका अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्य का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके प्रयोग से है जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। यह थी परिभाषा एल्फ्रेड मार्शल की, जिसमें उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया था, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अधिक से अधिक मानव कल्याण कैसे किया जाए। इसके बाद रॉबिन्स एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने स्केर्सिटी के ऊपर एक डेफिनेशन अर्थशास्त्र की दी है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यह पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया रूप दिया परिभाषा के रूप में। उनका मत था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप between ends and scarce means which have alternative use। अर्थात अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले संसाधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो हमारे संसाधन है, किसी भी देश के अंदर संसाधन बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं और समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, मानव है, उनकी आवश्यकताएं असीमित होती है। अतः अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सीमित साधनों के माध्यम से जिनका कि वैकल्पिक प्रयोग है, उनके द्वारा लोगों की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। रॉबिन्स की परिभाषा के 3 मुख्य केंद्र बिंदु है। नंबर 1 लिमिटेड रिसोर्सेज अर्थात सीमित साधन, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स यानी असीमित आवश्यकताएं और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज यानी साधनों के वैकल्पिक उपयोग। पहला जो बिंदु है वह है लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित साधन। किसी भी देश के अंदर साधन सीमित मात्रा में होते हैं और उनका उपयोग हमने बड़ी सोच समझ के सूझबूझ के साथ करना होता है। और दूसरी तरफ लोगों की जो आवश्यकता है, इच्छा है, वो सीमित होती है, अपार होती है। और इसके अलावा देश के अंदर जो संसाधन है उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, किसी किसान के पास यदि कोई खेत है तो उसमें वो कई प्रकार की फसल उगा सकता है, चना या गेहूँ। तो उसके पास एक वैकल्पिक है संसाधन और वह एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे साधन हमारे ऐसे होते हैं जिनका कि उपयोग वैकल्पिक होता है, यानी बहुत प्रकार से कई तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रॉबिन्स का विशेष तौर से उसकी परिभाषा में यह उनका कहना था कि सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं अर्थात लोगों का अधिक से अधिक कैसे कल्याण किया जाए। ये 3 मुख्य परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की, जिनमें कि एक अर्थशास्त्र को की पूरी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये तीनों डेफिनेशंस परिभाषाएं
होमवर्क में कर लेनी है। और जिस भी बच्चे को कोई भी टॉपिक या विषय अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी दे सकता है। और होमवर्क आप नियमित रूप से करते रहें। धन्यवाद।